लंबे सफर के कारण बहुत थकान लग रही थी। केशव हमारा सामान स्वयं उठाकर रोहित को ऊपर वाले कमरे में ले गया। रोहित तो चले गए पर मैं अकेली रह गई। सब लोग पीयूष को खिलाने कम और पुष्पा से उसकी तुलना करने में ज़्यादा व्यस्त थे। मैं एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। पापा ने शायद मेरी स्थिति भांप ली, इसलिए मेरे पास आकर बोले, रोहित का कमरा ऊपर है, थक गई होगी, ऊपर जाकर जरा कमर सीधी कर लो। पर पीयूष, वो भी थका हुआ है और भूखा है, मैं इसे साथ ले जाऊं? सवाल पूछते हुए मैं डर रही थी। कुल 2 दिन के लिए तो आया है हमारा नाती, फिर तो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगा। जरा 2 घड़ी जी भर के देख लेने दो, मम्मी ने पीछे से आकर कहा तो मैं चुपचाप सीढ़ियां चढ़ने लगी। कमरे में गई तो रोहित कपड़े बदल कर लेटे हुए थे। आंखें बंद थी, इसलिए समझ नहीं आ रहा था सो गए हैं या सिर्फ आंखें बंद करके थकान मिटा रहे हैं। समझती भी कैसे, शादी के बाद से हमारे बीच एक दीवार सी खिंची हुई है। मैं जितना इसे तोड़ने की कोशिश करती हूँ, ये उतनी ही ऊंची हो जाती है। मैंने धीरे से अटैची खोली, कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नहाने के बाद काफ़ी फ्रेश लग रही थी। थकान मिटाने के उद्देश्य से मैं भी रोहित की बगल में जाकर लेट गई। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे आज भी वह दिन अच्छे से याद है जब रोहित का रिश्ता मेरे लिए आया तो मेरे कुंवारे मन द्वारा संजोए सारे सपने बिखर कर रह गए। पर अपने शराबी पिता की स्थिति और सौतेली माँ के दबाव के चलते एक बच्चे के बाप रोहित से विवाह करने को तैयार हो गई। मेरी सहेलियों को जैसे ही मेरी सगाई का पता चला बधाई देने चली आई। शर्म के मारे मैंने उन्हें पीयूष के बारे में नहीं बताया, लेकिन अपनी सबसे करीबी सहेली आशा के सामने दिल का दर्द आंसुओं के रास्ते बाहर आ गया। देख मधु, मैं जानती हूँ तू इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मैं ये भी दावे के साथ कह सकती हूँ कि तू अपने स्वभाव के बूते पर सबका दिल जीत लेगी। उस घर की हर चीज़ में पुष्पा की आत्मा बसी है, इसलिए उसे मिटाने की कोशिश भूलकर भी नहीं करना, बल्कि अपने स्वभाव की खुशबू से उसकी आत्मा को जिंदा रखने का प्रयास करना। आशा के कहे शब्दों को याद रखकर और मायके की कड़वी यादों को भुलाकर मैं रात्रि में फूलों के सेज पर बैठी रोहित का इंतजार कर रही थी। तभी बड़ी ननद से पीयूष संभाले नहीं संभल रहा था। मैंने पीयूष को अपने पास बुला लिया। मधु, मैंने तुमसे विवाह सिर्फ पीयूष के कारण किया है। पीयूष की माँ अगर वह भी तुम बन सकी तो जिसकी हैसियत रखती हो, इसके अलावा मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखना। इतना कहकर रोहित पलट कर सो गए। मैं सतबद्ध रह गई। दिमाग में द्वंद्व चलने लगा। एक तरफ आशा के कहे शब्द मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला रहे थे तो दूसरी तरफ मन विद्रोह करने को तैयार था। मेरी क्या गलती थी? रोहित और पीयूष की नज़रों में भले ही मैं पुष्पा के कर्तव्य पूरा करने के लिए लाई गई थी, पर मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जो सौतेलेपन का दंश बचपन से लेकर अब तक मैंने झेला है वो पीयूष के हिस्से में आए, इसलिए मेरी इस निश्छल ममता को भी शक के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। पड़ोस वाली चाची अम्मा को बार बार समझा देती, मुझे ये ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम ठीक नहीं लगता। देखना, एक बार खुद के बच्चे हो जाएंगे तो पीयूष को एक तरफ कर देगी। ये तो सब दिखावा है, दिखावा। ये सुनकर मन कसेला हो गया। अम्मा के मन में डर बैठ गया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रोहित ने मुझे छुआ भी नहीं है। पर मैंने उन्हें कह दिया कि इस घर का वारिस सिर्फ पीयूष ही रहेगा। तब जाकर अम्मा को तसल्ली मिली। मेरे इस वाक्य ने मुझे अम्मा के दिल में जगह दे दी। फिर अम्मा ने मुझे विस्तार से पुष्पा और रोहित के प्रेम प्रसंग से लेकर विवाह की बातें बताई। पुष्पा रोहित के सबसे गहरे दोस्त केशव की बहन थी, इसलिए शादी में कोई खास दिक्कत नहीं आई। पुष्पा और रोहित की शादी के बाद भी केशव और रोहित में जीजा साले से अधिक दोस्ती का रिश्ता था। पुष्पा केशव की इकलौती बहन थी। उन्हीं से मुझे पता चला कि अगले महीने केशव का विवाह है और रोहित उसमें शरीक होने अकेले ही जा रहे हैं। ये सब सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। मैं अपने दुख को इतना बड़ा समझ बैठी कि पुष्पा के परिवार वालों को भूल ही गई। पीयूष भी तो आखिर केशव का भांजा है, उसकी निशानी पीयूष तो है। उनका मन नहीं करता होगा पीयूष से मिलने का? जरूर करता होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण पीयूष अपने नाना नानी से मिलने से वंचित रहे, इसलिए मैंने भी शादी में जाने का निश्चय कर लिया। जब मैंने रोहित को इस फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन अगर वहाँ
तुमसे किसी ने कुछ कह दिया तो मैं जवाबदार नहीं रहूँगा। ये सुनने के बाद भी मैंने शादी में जाने के फैसले को नहीं बदला। सब बातें याद करते कब झपकी लग गई पता ही नहीं चला। आंख खुली तो देखा रोहित बिस्तर पर नहीं है। आज संगीत का कार्यक्रम है। मैं फटाफट तैयार होकर नीचे आ गई। मेरी निगाहें पीयूष को खोजने लगी। पीयूष नए कपड़े पहनकर और तैयार होकर अपनी नानी की गोद में खेल रहा था। थकान के कारण झपकी लग गई थी। इसने कुछ खाया? मैंने हंसते हुए पूछा। खाया? अरे भूख के मारे कितना रोया। मैंने बोतल से दूध पिलाकर सुला दिया था। बस आधे घंटे पहले उठा है। तुम्हें तो बच्चे का जरा होश नहीं है। हमारे सामने ये हाल है तो घर में क्या होता होगा। जब ये पैदा हुआ था तो पुष्पा इसे आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। मम्मी ने ताना मारा। मैं वहाँ से उठकर दूसरी महिलाओं के साथ बैठ गई। केशव भी वहीं खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा। पीयूष अपने नाना की गोद में खूब थिरका। केशव मुझे कनखियों से देख रहा था पर नजरें मिलते ही वह मुंह फेर लेता। 2 दिन तक पीयूष मेरे पास कम और नाना नानी की गोद में ज़्यादा खेला। सेहरा बांधे और घोड़ी पर चढ़ा केशव किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। सेहरा बांधते वक्त पुष्पा की याद में उसकी आंखें नम हो गई। मैं जानबूझकर सामने नहीं आई। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर नफरत से ये नमी सूख जाए। फेरों के बाद बरबधू पैर छू रहे थे। मम्मी व्यस्त थी इसलिए मैं पीयूष को गोद में उठाकर थपकी देकर सुला रही थी। आशीर्वाद नहीं देंगी दीदी? आवाज़ सुनकर पलटी तो देखा केशव और उसकी दुल्हन सामने खड़े थे। दोनों ने झुककर मेरे पैर छुए। खुशी के मारे आशीर्वाद के शब्द जबान में ही चिपक गए। दीदी, मैं ये तो नहीं जानता कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने हमेशा आप में पुष्पा दीदी की झलक देखी है। पीयूष को जो आपने प्यार दिया है वो अमूल्य है। जब पुष्पा दीदी की मृत्यु हुई थी तब मैंने सोचा था कि अब पीयूष पर हमारा हक खत्म हुआ। आप तो महान है दीदी, जो आपने अपने पति की पहली पत्नी के परिवार को इतना सम्मान दिया। अगर आपकी जगह कोई और लड़की होती तो ससुराल में पहला कदम रखते ही अपनी सौत के वजूद मिटाने में जुट जाती, लेकिन आपने उसके अदृश्य अस्तित्व को स्वीकार किया है। सबकी नज़रों में भले ही ये कोई बड़ी बात न हो, लेकिन आपने सारे कुंवारे सपने तोड़े होंगे, फिर भी आपने टूटे सपनों के कांच से अपने वर्तमान को जख्मी नहीं होने दिया। केशव ने मेरा हाथ अपने हाथ में थाम कर ये शब्द कहे तो मैं सचमुच बिलख बिलख कर रो पड़ी। मम्मी पापा, रोहित और बाकी लोग जरवत खड़े इस दृश्य को देख रहे थे। मैंने केशव को गले लगा लिया। सबकी आंखें नम हो गई। दुल्हन को गृह प्रवेश करवाकर और बाकी रस्मों को निपटाते हुए रात के 1 बज गए। पीयूष भी जल्दी सो गया था। कपड़े बदलकर मैं भी लेट गई। हमेशा की तरह रोहित ने आंखें बंद कर ली। अचानक मुझे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। रोहित ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और हौले से दबा दिया। बिना कुछ कहे मैं सब कुछ समझ गई और रोहित के सीने पर अपना सिर रख दिया। ऐसा लग रहा था मानो प्यासे रेगिस्तान पर बारिश की बूंद पड़ रही हो। रोहित ने अपनी बाहों के घेरे को और मजबूती से कस लिया। मैंने भी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश नहीं की और आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार मेरे मन में भविष्य के प्रति संशय भरे विचार की जगह एक नए सुखद जीवन का सपना तैर रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब